जुले डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हमें चीजें दिखाई देता है। अब जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, दूर के किसी चीज को या नजदीक के किसी चीज को, वी कैन सी ऑब्जेक्ट either when object is a source या ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। when object reflect light falling on it, मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम सन को देख पाते हैं, हम स्टार को देख पाते हैं, हम बल्ब या कैंडल किसी भी चीज को देख पाते हैं क्योंकि वो खुद ही एक सोर्स है। इट एमिट्स लाइट। ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल हम ले लेंगे सन, स्टार, ऐसे चीजें जो खुद सोर्स है और जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है उन चीजों को हम आराम से देख पाते हैं। सेकेंडली हम उन चीजों को भी देख पाते हैं जो रिफ्लेक्ट्स लाइट फॉलिंग ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल मून पे क्या होता है कि जो सन का लाइट है जब मून पे पड़ता है वो जो रिफ्लेक्ट होता है, तो जब हमारे आंखों में वो पड़ता है रोशनी तो हम मून को देख पाते हैं। सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट, इसको हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि यहां से सोर्स से लाइट इसके ऊपर फॉल कर रहा है और फॉल करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में इमेज बनाते हैं। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख सकता है या साइटेड कर सकता है। ऑब्जेक्ट जब सोर्स हो या ऑब्जेक्ट व्हेन इट रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन इट। सो इन चीजों के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो अब लाइट का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइट, या जो थ्योरीज रिगार्डिंग नेचर ऑफ द लाइट उसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थ्योरी न्यूटन्स ने दिया था 1678 में, जिसे हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट कहेंगे, जिसमें हम लाइट को कंसीडर करता है लाइट इज अ टाइनी पार्टिकल। कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जब वो लाइट एमिट करता है मींस वो टाइनी पार्टिकल्स एमिट करता है। इसी टाइनी पार्टिकल को हम कॉर्पस्कुलस बोलते हैं। इसी की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सो फर्स्ट थ्योरी न्यूटन्स थ्योरी, जिसमें हम कंसीडर करेंगे कि लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिसमें हम कॉर्पस्कुलस बोलते हैं। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय न्यूटन इन 1678, जिसमें न्यूटन ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पार्टिकल। लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्टार, सन, they emit tiny particles, and this theory is supported by the fact light travel in a straight line. Light travel in a straight line. This theory is supported by the fact that light travel in a straight line. जैसे टाइनी पार्टिकल्स एमिट होता है तो वो टाइनी पार्टिकल्स ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। सो सिमिलरली लाइट आल्सो ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। सो इसी थ्योरी को ये चीज सपोर्ट करता है, न्यूटन ने जो प्रपोज किया था टाइनी पार्टिकल। फॉर एग्जांपल जब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सो दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग बॉडी। अगर हम कोई बॉल इसके ऊपर बाउंस करें, फेंकेंगे, तो यहां पे ये बाउंस होके इस डायरेक्शन में जाएगा। सो सिमिलरली लाइट जो टाइनी पार्टिकल्स है, ये टाइनी पार्टिकल्स भी जब इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एमिट करता है तो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जब ये पड़ेगा तो ये बाउंस होगा। सेम वे जैसे लाइट रिफ्लेक्ट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्शन के केस में
जब लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, सो जब पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करता है, तो जो दूसरे मीडियम का जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स इस लाइट के जो टाइनी पार्टिकल्स है इसको एक्सेलरेट करता है, जिसकी वजह से इसका स्पीड मीडियम में इंक्रीज हो जाता है। ऐसा न्यूटन ने प्रपोज किया था। लेकिन बाद में हमें पता चला है कि जब लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो इसका स्पीड इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो जाता। सो ऑन द फैक्ट रिफ्लेक्शन भी हम इसी पार्टिकल थ्योरी पे हम डिफाइन कर सकता है। सो दिस थ्योरी के बारे में न्यूटन ने जो हमने किया वो हमने ब्रीफली डिस्कस किया। नेक्स्ट थ्योरी हम करेंगे ह्यूजेंस वेव थ्योरी। अब दिस इज अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी में ह्यूजेंस ने क्या मेंशन किया था कि लाइट ट्रैवल इन ईथर मीडियम, एक हाइपोथेसिस मीडियम डिफाइन किया है ईथर, लेकिन ह्यूजेंस को बाद में वो मीडियम प्रूव नहीं कर पाया। सो दैट इज अ बिग ड्रॉबैक। लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए 1801 में थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो उसी को ये चीज सपोर्ट करता है। ह्यूजेंस ने क्या प्रपोज किया है कि लाइट जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ईथर मीडियम में ट्रैवल करता है सेम लाइक साउंड वेव, तो थॉमस यंग ने जो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया है उसने ये शो किया है कि जैसे साउंड वेव इंटरफेयर करता है और सुपर इम्पोजिशन हो जाता है, सिमिलरली इसके एक्सपेरिमेंट में हमने ये मेंशन किया कि लाइट भी सुपर इम्पोज हो जाता है। सो इस थ्योरी को ये चीज फैक्ट करता था। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि ह्यूजेंस ने जो ईथर मीडियम के मेंशन किया था वो इसको प्रूफ नहीं कर पाया। नेक्स्ट थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसमें 1860 में मैक्सवेल ने एक थ्योरी डिफाइन किया था जिसमें लाइट को कंसीडर किया था एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसका स्पीड c this is equal to 1 by mu naught into epsilon naught, which is equal to 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. So Maxwell ने ये डिफाइन किया था light is an electromagnetic wave which travel with a speed of 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. इसी थ्योरी को कंफर्म किया था हर्ट्ज ने 1866 में, और हर्ट्ज was able to generate electromagnetic waves in laboratory. और कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, उनको ये थ्योरी डिफाइन नहीं कर पाता। तो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक न्यू थ्योरी प्रपोज किया था जिसे हम क्वांटम थ्योरी के नाम से डिफाइन करते हैं। आइंस्टाइन ने कहा लाइट इज नॉट ए पार्टिकल बट इट इज अ बंडल ऑफ टाइनी एनर्जी, टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी, जिसका एनर्जी दिस इज इक्वल टू h into mu. Mu है frequency of the light. So उसी tiny bundle of particles, tiny bundles of energy को हम define करेंगे photon. So कई ऐसे चीजें हैं, for example interference, diffraction, ऐसे चीजें light को wave nature consider करने पर ही explain कर पाते हैं, और कई चीजें ऐसे हैं जिसको light को particle consider करने पर ही explain होता है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट, इसी को हम डिफाइन करेंगे। सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस द वेव नेचर ऑफ द लाइट, जिसे हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। जब लाइट को वेव कंसीडर करेंगे, सो इसमें हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज वेव फ्रंट, सो वेव फ्रंट के कितने टाइप्स होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन, कैसे प्रोड्यूस होता है, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वेव मींस, सो इसके वेव लेंथ होंगे लाइट के, विच इज लैम्डा। फिर हम वेव फ्रीक्वेंसी, म्यू, फेस,
जिसे हम डिफाइन करेंगे एंगल। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम y से हम डिफाइन करेंगे। सो लाइट इज अ वेव मीन्स कोई भी सोर्स हो वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है एंड दैट डिस्टरबेंस ट्रैवल, एंड उसी डिस्टरबेंस को हम वेव कहेंगे। सो वेव है तो इसका एक वेवलेंथ होगा, इसका फ्रीक्वेंसी होगा एंड इसका फेस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम नाउ वी विल डिफाइन वेव फ्रंट। So what is wave front? Wave front is a surface. So wave front is a surface in the path of the wave. And that surface is normal to the wave. So wave front is the surface in the path of wave जहां पे every particle surface पे जितने भी particle है they are vibrating in the same phase, vibrating in the same phase. So wave front is defined as the surface in the path of the wave जहाँ पे where every particle is vibrating in the same phase. So wave front, अगर हमारे पास जो source है, if the source is point source, अगर जो हमारे पास सोर्स है पॉइंट सोर्स है, यहां से जब डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, जनरेट होगा, ये डिस्टरबेंस इन होमोजेनियस मीडियम ट्रेवल इन द ऑल डायरेक्शन, तो ये कौन सा वेव फ्रंट जनरेट करेगा? ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। सो दिस इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट, अगर सोर्स लीनियर है एंड इफ द सोर्स इज लीनियर, तो ये किस टाइप का वेव फ्रंट जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। एंड इफ द सोर्स इज एट वेरी वेरी फार डिस्टेंस, या सोर्स इंफिनिटी पे है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट जनरेट करेगा। और इसमें नोट करने वाली बात है, the ray are always normal to the wave front. ray normal होगा to the wave front. Spherical wave front, कुछ देर के बाद ये वेव फ्रंट with the same center, concentric center, ये next wave front in the forward direction कुछ देर के बाद. So this is the wave front of the spherical wave front. Wave front जैसे जैसे डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगा तो ये वेव फ्रंट भी, फर्स्ट वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट, ये फिर हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा. फिर टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा तो वेव फ्रंट भी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, होमोजीनियस मीडियम में हर डायरेक्शन में ये ट्रैवल करते करते यहाँ चला जाएगा. सिमिलरली सिलेंड्रिकल में ये सोर्स है, लीनियर सोर्स, पहले ये दिस इज द प्राइमरी वेव फ्रंट. अब इस वेव फ्रंट के सरफेस पे कहीं पे भी कोई भी पार्टिकल हो, ये पार्टिकल्स आर ऑलवेज वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस. कुछ देर के बाद डिस्टर्बेंस यहाँ ट्रैवल करेगा तो ये बड़ा स्फीयर बनेगा, तो ये वेव ये बन जाएगा इसका सेकेंडरी वेव फ्रंट. सिमिलरली ऐसे करते करते चला जाएगा. प्लेन वेव फ्रंट में दिस इज अ वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट. जैसे डिस्टर्बेंस ट्रैवल होगा इस यहाँ की तरफ तो ये कुछ देर के बाद ये वेव यहाँ पे एक और प्लेन वेव फ्रंट बना देंगे. सो प्राइमरी वेव फ्रंट अगर हमें पता है तो सेकेंडरी वेव फ्रंट कहाँ पे होगा ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सो इसमें हम एक चीज और डिफाइन करेंगे, रे ऑफ लाइट.
सो व्हाट इज रे ऑफ लाइट? हमारे पास कोई भी वेव फ्रंट है, वहां पे नॉर्मल इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस, अगर हम एक एरो रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल टू द वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस, सो दिस विल बी द रे ऑफ लाइट. स्फेरिकल वेव फ्रंट में ये दिस आर रेस ऑफ लाइट. सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में ये एरो इस तरफ, पीछे की तरफ, हर डायरेक्शन में जितने भी एरो है दे आर द डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ द लाइट. सो दिस इज आवर प्लेन वेव फ्रंट. इस पे हम नॉर्मल एरो ड्रॉ करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस. दिस विल बी द रे ऑफ light. So ray of light is always normal to the wave front. So अगर हमारे पास parallel beam of light है तो उसका wave front plane wave front होगा. So this is wave front. इसको मैं ऐसा represent कर रहा हूँ, ये जो plane इस तरह है. So कुछ देर के बाद wave front यहाँ पे होगा, कुछ देर के बाद wave front यहाँ पे होगा. This is the wave front of parallel beams. और इसके जो डायरेक्शन ऑफ द वेव या रे होगा, दिस इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट. ये हो गया पैरेलल बीम्स के, पैरेलल बीम्स रिप्रेजेंटेड बाय द एरोस. और जो इसका वेव फ्रंट है ये दिस प्लेन सरफेस, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल दे आर ऑल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस. सो पैरेलल बीम. अगर हमारे पास डाइवर्जिंग रे या अगर हमारे पास कन्वर्जिंग रे है, सो डाइवर्जिंग रे के लिए जो वेव फ्रंट होगा दैट विल बी स्फेरिकल. ये रहा, कुछ देर के बाद वेव फ्रंट यहाँ पे होगा, कुछ देर के बाद वेव फ्रंट यहाँ पे होगा, इस शेप में होगा. सो ऑन दिस सरफेस, अब जो स्फेरिकल सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कहीं पे भी पार्टिकल हो, दे आर ऑल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस. कन्वर्जिंग रे के लिए रे कन्वर्स हो रहा है तो वेव फ्रंट ये, नेक्स्ट वेव फ्रंट ये, सेकेंडरी वेव फ्रंट ये चीज. सो एवरी पॉइंट ऑन दिस सेम वेव फ्रंट पार्टिकल सभी वाइब्रेट करेंगे सेम फेस में. अब जो वेव फ्रंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू सरफेसेस. अगर हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट है तो सेकेंडरी वेव फ्रंट कहां पे होगा, ये चीज डिस्कस करने के लिए हम एक नया प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, जिसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा. लाइट इज अ डिस्टर्बेंस. अब जब डिस्टर्बेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो ये हमारा वेव फ्रंट, ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट, या इन बिटवीन यहाँ पे we can have number of wave fronts. So ये प्राइमरी वेव फ्रंट है तो ये हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा. अगर हमें पता है कि प्राइमरी वेव फ्रंट यहाँ पे है, सो डिस्टर्बेंस लाइट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ सी. लाइट इज अ वेव जो सी वेलोसिटी से मीटर पर सेकंड स्पीड से ट्रेवल करेंगे. सो अगर हमारे पास ये प्राइमरी वेव फ्रंट है तो इन time t we can find out where secondary wave front is located. इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो प्रिंसिपल स्टडी करेंगे, that principle is known as Huygens principle. Huygens principle में Huygens ने कुछ assumption दिए जिसके बेसिस के ऊपर ये प्रिंसिपल हम एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट assumption Huygens ने ये किया है कि each point on the primary wave front. So this is our primary wave front. इस primary wave front अगर हमारे पास plane wave front है, ये plane wave front, तो जितने भी point on the surface of the wave front है, they are all vibrating in the same phase. अगर हमारा primary wave front का location पता है तो we can easily find the secondary wavelength by this assumption. Each point on the primary wave front, जितने भी पॉइंट प्राइमरी वेव फ्रंट है पे है,
दे एक्ट एज अ सोर्स। ये वेव फ्रंट, ये पार्टिकल, each point they act as a source। So ये सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए सोर्स की तरह काम करेगा, एंड दिस वेव moves in the forward direction at the same speed at which the wave is moving. So each point on the primary wave front act as a source for secondary wavelet which is moving with the same speed as the wave is moving in the forward direction. Since light के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो light travel with the speed of c, तो ये पार्टिकल in time t ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा c into t. So distance travel, velocity into time. So ये रहा हमारा पास डिस्टेंस ट्रैवल c into t. So हर पार्टिकल इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर करके इस सरफेस के ऊपर पहुंच जाएंगे, एंड दिस सरफेस इज नोन एज द सेकेंडरी वेव फ्रंट. सो फर्स्ट assumption, each point on a primary wave front act as a source for secondary wavelets which travel in the forward direction with the same speed as the wave is moving. Now the second assumption, the new position of the wavefront at any instant is the line drawn tangent to the edges of the wavelets. तो हम डिस्कस करेंगे इसको. ये हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट है. यहाँ पे तीन पार्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ए, बी, सी. इन डेल्टा, इन टी टाइम c इंटू डेल्टा टी, इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा. तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ये इतना रेडियस बनाते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करेगा जिसका रेडियस c इंटू टी. पार्टिकल बी भी सेम फेस में है, सो इन सेम टाइम दिस विल आल्सो मेक एन सेम स्फीयर ऑफ रेडियस c इंटू टी. थर्ड पार्टिकल भी ये चीज है. सो एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स. अब इसी वेवलेट को जो कवर करता हुआ एनवेलप है, इसी वेवलेट को जो कवर करता हुआ एनवेलप है, सरफेस जो है, ये सरफेस हमारा बन जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट. The new position of the wavefront at any instant is the line drawn tangent to the edges of the wavelets. ये हमारा वेवलेट्स है, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे. तो ये जो एनवेलप को करता हुआ, वेवलेट को एनवेलप करता हुआ सरफेस जो है, ये हमारा बन जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट. सो ये हमारा ए बी जो सरफेस है, ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है. इन डेल्टा टाइम टी ये डिस्टेंस एक स्फीयर जनरेट करेगा, ये पार्टिकल, ये सोर्स बन जाएगा, और ये डिस्टरबेंस जनरेट करेगा, और जो डिस्टरबेंस हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो इतना ये एक स्फीयर बना देगा. सिमिलरली बी पॉइंट ये स्फीयर बना देगा. तो यहाँ पे जो सरफेस है, पॉइंट्स है, दे आर ऑल वाइब्रेटिंग इन द सेम स्पेस, तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा. इसी तरह बैकवर्ड में भी ये जितने भी पार्टिकल ऑन दिस सरफेस है, दे आर आल्सो वाइब्रेटिंग इन द सेम वेव फ्रंट, तो ये भी हमारा एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा. सो दिस वेव फ्रंट को हम कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. लेकिन हाइगन्स ने एक अजम्पशन, एक चीज और एज्यूम किया था कि जो वेवलेट का, जो हमारा वेवलेट है, इसका जो मेजॉरिटी मैक्सिमम चीजें ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के ऊपर कंसंट्रेटेड होगा. सो बैकवर्ड डायरेक्शन उसने डिस्कार्ड कर दिया. सो वेव फ्रंट दे आर ऑलवेज ट्रैवलिंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे है, दे एक्ट एज अ सोर्स. ये सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेगा. इस सेकेंडरी वेवलेट को कवर करता हुआ जो एनवेलप है, दैट विल अगेन बी एन प्लेन मींस टेंजेंट टू दिस स्फीयर. ये हमारे पास एक और प्लेन सरफेस बन जाएगा. ये हमारा
सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन वाला हमने डिस्कार्ड कर दिया, सो ये वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड में डायरेक्शन में ट्रैवल करता जाएगा। सो आई वंस अगेन रिपीट हाइगेन्स प्रिंसिपल। इसकी जो assumption है, each point on the primary wave front act as a source for secondary wavelets that moves in the forward direction at the same speed at which the wave is moving. जो second assumption है, the new position of the wave front at any instant जब wave front का new position होगा, वो स्फीयर पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इन टेंजेंटों को जोड़ता हुआ जो सरफेस होगा, that surface is the secondary wave front. At any instant is the line drawn tangent to the edges of the wavelets at that instant. So at last हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट गिवन है तो टी टाइम के बाद जो ये वेव फ्रंट कहाँ पे होगा या सेकेंडरी वेव फ्रंट कहाँ फॉर्म होगा, दैट इज गिवन बाय द हाइगेन्स प्रिंसिपल, जिसके दो assumption है। आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम हाइगेन्स प्रिंसिपल को यूज करके रिफ्रैक्शन के दोनों लॉस को प्रूव करेंगे। जूली डियर स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ह्यूजेंस प्रिंसिपल के बारे में। अब इस टॉपिक में हम करेंगे उसी के एप्लीकेशन। सो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों लॉस को हम प्रूव करेंगे ऑन द वेव थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी पहले हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। सो फर्स्ट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को जब हम करेंगे तो फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इसी चीज को हम प्रूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। सो ये पैरेलल रेस इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई के ऊपर जब पड़ेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होगा। सो ये हमारा वेव फ्रंट है, दिस विल बी द वेव फ्रंट ट्रैवलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये वेव फ्रंट नॉर्मल टू द रेस, ये हमारे पास रे है, रे ऑफ लाइट, दिस विल बी नॉर्मल। तो एज सुन एज पॉइंट ए स्ट्राइक द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा वेव फ्रंट एपी, वेव फ्रंट पे कई सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स ऑल आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। जैसे ही पॉइंट ए यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, हम यहाँ से कंसीडर करेंगे, अभी बाकी जितने भी सारे पॉइंट है दे आर स्टिल ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टिकल है ये होगा रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, लेकिन बाकी जो पार्टिकल है अभी भी दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। और ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, नेक्स्ट पॉइंट इस पे स्ट्राइक करेगा। सिमिलरली जितने भी पॉइंट है वो डिफरेंट टाइम पे इस ए और पी डैश के बीच में स्ट्राइक करेगा। और जो लास्ट पार्टिकल जो पी है ये जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तब तक इस पे जितने भी पॉइंट्स है ये सारे रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। एज सुन एज द पॉइंट पी स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पी डैश, तो ये इतने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये हमारा रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। सो दिस इज इंसिडेंट wave front, AP is the incident wave front, incident wave front, A dash P ये हमारा हो जाएगा reflected wave front। ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये चीज रिफ्लेक्ट करने के बाद यहां पे as soon as point
ए स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हम टाइम नोट करना शुरू करेंगे और जब ये पॉइंट पी यहां पे स्ट्राइक करेंगे इन द टाइम टी. सो टी इज द टाइम in which the last point on the wave front touches the reflecting surface. इस टाइम t में जितने भी पॉइंट्स ऑन दिस वेव फ्रंट है ये रिफ्लेक्ट होके इस रिफ्लेक्ट वेव फ्रंट के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे. सो AP wave front incident and A', P' is a reflected wave front. हम assume करेंगे, let's suppose यहाँ पे any point on this wave front, let's suppose Q wave point है, in same time T ये Q point यहाँ से यहाँ स्ट्राइक करेगा और यहाँ स्ट्राइक करने के बाद इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. सो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए Y point के उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगेगा. सो हम रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम नोट करेंगे टाइम, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए टाइम लगेगा t टाइम. सो यहाँ से हम एक रेडियस ले लेंगे A' जो इसके बराबर होगा, डिस्टेंस इसके बराबर होगा, उतना रेडियस लेके एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे. इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये हमारा बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट. अब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए हम दो मेथड यूज करेंगे. फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, और सेकंड हम यूज करेंगे कि टाइम कॉन्सेप्ट के ऊपर. जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगता है उतना टाइम इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए टाइम यूज करेंगे. सो फर्स्ट लॉ को प्रूव करने के लिए, सो LA इज द इंसिडेंट रे, MP' is also incident ray, AP is the wave front, incident wave front. उसके बाद जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा लाइट LA से इंसिडेंट रे, ये हमारा बन जाएगा AL' is the reflected ray, MP' is the incident ray, P', M' is the reflected ray. AP is the incident wave front, A', P' is the reflected wave front. अब जितना टाइम इस पॉइंट को यहां से यहां पहुंचने के लिए लगता है, सो PP' this is equal to, since light travel at the speed of c, so time यहां से यहां पहुंचने में t लगता है, so PP' this is equal to c into t. उतने टाइम में A' यहां पे पहुंचता है, so A' distance A' this is also equal to c into t. Same light traveling in the same medium, time taken दोनों के लिए सेम है, तो PP' एंड A' इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, सो जब राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, A' दिस इज इक्वल टू P'. ये हमारे पास एक इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन है. अब यहाँ पे देखना, जो ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट रेस के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं. सो दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो ये वाला एंगल भी हमेशा 90 डिग्री होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द रे और वेव फ्रंट दे आर नॉर्मल टू ईच अदर. सो क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे. फर्स्ट ट्राइंगल APP' और दूसरा ट्राइंगल ये A' एंड P'. सो इस ट्राइंगल में अब यहां पे देखना, दिस इज नॉर्मल, सो I, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, I प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमारा नॉर्मल है टू द सरफेस, नॉर्मल और सरफेस भी 90 डिग्री होगा, सो दिस प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री.
सो ये एंगल कॉमन हो गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो ये भी बराबर होगा, सो दिस इज एंगल आई। सो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाता है, दिस इज एंगल आई। सिमिलरली इस केस में नॉर्मल reflected ray or wave front they are 90 degree, so this plus this is equal to angle 90 degree। ये नॉर्मल है ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो ये और ये प्लस करने पर भी 90 डिग्री मिलेगा, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो ये वाला एंगल हमारे पास एंगल आर। वी विल कंसिडर दिस टू ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये आई। Similarly, ये वाला triangle, this is 90 degree and this is R. So AP dash, this is equal to AP dash. इस वाले triangle में से AP dash hypotenuse है this वाले triangle का। इस वाले triangle को जब हम consider करेंगे तो ये वाला इस triangle का hypotenuse होगा। This is common to both. Why? Because both are कॉमन। पहले वाले ट्राइंगल में AP डैश दिस इज इक्वल टू AP डैश ऑफ सेकंड ट्राइंगल, बिकॉज दोनों कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए इक्वल। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में से एंगल AP डैश, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, दिस इज इक्वल टू एंगल A डैश P, A डैश P, क्यों? ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री। थर्ड हम ये वाला साइड P डैश दिस इज इक्वल टू A डैश, हमने पहले प्रूव किया था डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन टी टाइम, सेम टाइम। सो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जितना टाइम लगता है उतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विद सेम स्पीड, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। सो ये और ये बराबर, ये दोनों के लिए कॉमन, एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, सो थ्रू राइट हैंड साइड द टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल APP dash is concurrent to triangle A dash P. A dash P dash. Therefore, corresponding part of concurrent triangle पे corresponding angles they are equal. So angle I is equal to angle R. Corresponding part of concurrent triangle में से ये वाला इसका corresponding angle ये हो जाएगा, so ये दोनों angle equal है, therefore I is equal to R. So इसमें I is angle of incident, R is angle of refraction. From this first law is proved, angle of incident is equal to angle of reflection. So angle of incident is equal to angle of reflection. First law हमने prove कर दिया. Second law prove करने के लिए हम इसमें यहाँ पे गौर से देखना. So LA is the incident ray, A dash L is the reflected ray, और ये नॉर्मल है, AN नॉर्मल. ये हमारा पास इंसिडेंट रे और वेव फ्रंट दे आर नॉर्मल. सो इंसिडेंट रे और ये परपेंडिकुलर है. अब इसमें ये नोट करना, वेव फ्रंट दिस इज परपेंडिकुलर, ये हमारा वेव फ्रंट है, ये प्लेन ऑफ पेपर के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं. ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है. वेव फ्रंट और reflecting surface they are perpendicular to the plane of paper. So first wave front AP और reflecting surface XY
REF, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये दोनों इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। दोनों प्लेन ऑफ पेपर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। सेकंड, इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। इंसिडेंट रे AL is perpendicular to the wave front AP, और नॉर्मल AN ये नॉर्मल है। नॉर्मल इज also perpendicular to XY, और रिफ्लेक्टेड रे A-L is also perpendicular to the plane of paper. So LA is perpendicular to AP, AN is perpendicular to XY, and AA-L is perpendicular to the plane of paper. So इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं LA ये तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो सेकंड लॉ भी प्रूव हो गया। सो सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incident, these three line all lie in the same plane. So next we will discuss laws of refraction on the basis of wave theory. So ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा वेव फ्रंट। जैसे वेव फ्रंट ट्रैवल करते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, जैसे पॉइंट ए यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, बाकी पॉइंट्स दे आर स्टिल ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम। बाकी पॉइंट्स भी ट्रैवल करते करते डिफरेंट टाइम पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करते हुए नेक्स्ट मीडियम में एंटर करेंगे। तो इस तरह करेंगे कि लास्ट वाला जो टाइम पॉइंट पी यहाँ पे जब स्ट्राइक करेंगे, तो जितना टाइम टी टाइम इसको स्ट्राइक करने के लिए लेते हैं, उतने टाइम में बाकी जो पॉइंट्स है, ए पॉइंट फॉर एग्जांपल, यहां से रिफ्लेक्ट होके विथ डिफरेंट स्पीड ये यहां पे ट्रैवल करेंगे। सो लेट दिस इज वैक्यूम, तो यहां पे स्पीड ऑफ द लाइट c है, यहां पे मीडियम है, लेट सपोज लाइट का स्पीड v है। सो जितना टाइम इसको यहां से यहां पहुंचने में लगाता है, उतने टाइम में लाइट यहां से यहीं पहुंचेगा, बिकॉज लाइट जब डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेंगे तो ये कम स्पीड से ट्रैवल करेगा। सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में कम होगा। सो यहाँ पे हम एक स्फीयर बनाएंगे या सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस a डैश है, और फिर यहाँ पे और इस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये हमारा AP डैश इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये A डैश P डैश, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो उसको कंसीडर करने के बाद पहले हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। इसमें से ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज ये और ये 90 डिग्री है, दिस प्लस दिस इज आल्सो 90 डिग्री, ये नॉर्मल, सो ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। सिमिलरली दिस प्लस दिस इज 90 डिग्री, ये नॉर्मल टू दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, ये भी 90 डिग्री होगा। सो ये और ये एंगल, ये दोनों एंगल r के बराबर होगा। तो इस वाले ट्राइंगल में से हम साइन थीटा लेंगे और इस ट्राइंगल में से हम साइन थीटा लेंगे, तो उसमें से हम
So पहले हम ट्राइंगल, कंसिडरिंग ट्राइंगल ए पी डैश, साइन ऑफ आई दिस इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पी डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए पी डैश। सिमिलरली इस ट्राइंगल में से हम साइन आर निकालेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश पी डैश, साइन आर दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ए पी डैश। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर दिस इज इक्वल टू पी डैश डिवाइडेड बाय ए पी डैश, ए डैश डिवाइडेड बाय ए पी डैश, पी डैश डिवाइडेड बाय ए पी डैश इंटू ए पी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश, ये और ये कैंसिल। सो पी डैश ये वाला डिस्टेंस, सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट विद स्पीड c इन टाइम t, सो ये बन जाएगा c इंटू टी, और a डैश इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट विद वेलोसिटी v इन द सेम टाइम t, सो ये बन जाएगा v इंटू टी। सो साइन i अपॉन साइन r दिस इज इक्वल टू टी कैंसिल, c अपॉन v, C upon V is a refracting surface, a relative refracting surface. So sin I upon sin R this is equal to mu. This is first law of reflection which is known as Snell's law. तो first law हमने भी prove किया, first law sin I upon sin R this is equal to mu which is constant. अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने के लिए हम फिर से यहाँ पे ध्यान से देखना। सो दिस इज आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टिंग सरफेस और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये तीनों दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये तीनों प्लेन ऑफ पेपर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। सो एल ए डैश, एल ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, एल ए इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, और जो वेव फ्रंट है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, सो इंसिडेंट रे लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर। LA is perpendicular to AP wave front, plane of paper is also perpendicular to the wave front, AP incident wave front। यहां से इन दोनों से LA lies in plane of paper, Similarly ये जो normal है, normal is perpendicular to the incident refracting surface, refracting surface is perpendicular to the plane of paper, so normal AN also lies in plane of paper। Third, refracted ray is perpendicular to the plane refracting wave front, so reflected AN AL dash is also lies in the plane of
पेपर। सो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये तीनों रेस लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर विच इज सेकंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। सो कल हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव विच इज नॉन एज इंटरफेरेंस और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक करेंगे। थैंक यू।